हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन चैनल आज क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 सर्किट में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में प्रूविंग हम लोग समझेंगे और साथ साथ उसका एप्लीकेशन समझेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग थ्योरम की बात करते हैं। जो पहला थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of सर्किल। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई आर्क है, वो आर्क अगर सेंटर पर जो एंगल बनाएगा और वही आर्क जो अदर्स पार्ट पर एंगल बनाएगा, तो जो सेंटर का एंगल होगा वो अदर्स पार्ट के एंगल का डबल होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे और इसका हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं प्रूविंग की बात करता हूँ। तो सपोज वी हैव ए सर्किल हियर। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। हमारे पास एक आर्क है ए और बी, और इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है वो मान लेते हैं कि ए ओ बी है। और इस आर्क को छोड़ के यहाँ पर लिखा है ना कि रिमेनिंग पार्ट मीन्स जो आर्क आपने लिया है उस आर्क को छोड़ के, इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट मीन्स ये जो मेजर आर्क है इस पर कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो कि मैंने पॉइंट सी ले लिया और इसको हमने ए से ज्वाइन कर दिया और सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, तो जो सेंटर का एंगल होगा वो रिमेनिंग पार्ट्स पे जो एंगल होगा उसका डबल होगा। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हमको गिवन है ए सर्किल विथ सेंटर ओ। हमने मान लिया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी दैट इज 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। आपको प्रूफ करना है कि इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनना है, जैसे एंगल ए ओ बी, ये एंगल इसी आर्क के द्वारा अदर्स पार्ट मीन्स इस पार्ट को छोड़ के जो अदर्स पार्ट है, जो मेजर आर्क है उस पर कोई पॉइंट हमने सी लिया है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए सी बी, तो सेंटर का एंगल इस एंगल का डबल होगा। तो उसमें मैंने लिखा है कि टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ टू सी। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए और इसको एन पॉइंट तक बढ़ा दीजिए। ज्वाइन सी टू ओ एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट एन। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जैसे इस एंगल को हम नाम देते हैं कि ये एंगल 1 है, इस एंगल को नाम देते हैं कि एंगल 2 है, इस एंगल का नाम देते हैं कि एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल 5 है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका एंगल हम 6 नाम देते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो वैरायटी ऑफ प्रूफ। आप देखो इस ट्रायंगल में ए ओ सी में, सो वैरायटी इन ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल में देखें तो ओ ए एंड ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्किल। देयरफॉर एंगल 1 दैट इक्वल टू एंगल 5। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखो एंगल ए ओ सी वो इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर ए है और ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, सी है। इसमें ओ ए जो लेंथ है
ये ओ ए और ओ सी क्या है, इक्वल है, जिसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो ओ ए के अपोजिट एंगल यहाँ पर हमने 1 माना है, और ओ सी के अपोजिट एंगल हमने यहाँ पर 5 माना है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ इन ट्रायंगल, इसी तरह से ट्रायंगल बी ओ सी में देखो, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ओ बी that equal to OC, again they are radius of the circle, and we know that the radius of the circles are equal to each other. Then again angle 2 that equal to angle 6, region is same region, and this one is equation number 2. Now in triangle AOC, angle 3 is exterior. आप देखो इस ट्रायंगल में ए ओ सी में ओ सी लाइन को हमने एन तक प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब एंगल जो 3 होगा उसकी वैल्यू होगी एंगल 1 एंड प्लस एंगल 5 के। सो राइट हियर एंगल 1 प्लस एंगल 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अगेन इन ट्रायंगल बी ओ सी, आप इस ट्रायंगल में देखो बी ओ सी में, इसमें ओ सी लाइन को हमने एन तक प्रोड्यूस किया है, तो सो एंगल 4 इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल बी ओ सी। तो यहाँ पर एंगल जो 4 होगा वो ट्रायंगल बी ओ सी का एक्सटीरियर होगा। और आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है। इसका मतलब एंगल 2 एंड प्लस एंगल्स क्या होगा 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड करेंगे तो वी विल गेट एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इक्वल एंगल 1 एंड प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 6। नाउ दिस इज योर एंगल 1 एंड प्लस इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से एंगल 5 दैट इक्वल टू एंगल 1। सो ऑन द प्लेस ऑफ एंगल 5 वी कैन राइट हियर एंगल 1 and angle 2 and plus. From equation number 2 you can see that angle 2 equal to angle 6. So on the place of angle 6 we can write here angle 2. Now angle 1 plus angle 1 that is 2 times angle 1, and angle 2 plus angle 2 that is also 2 times of angle 2. Now 2 is common, so in bracket angle 1 and plus angle 2. Now angle 3 plus 4, अब देखो एंगल अगर 3 और 4 को ऐड करें तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी। सो सम ऑफ एंगल 3 and 4 is angle AOB, and this is your 2 times angle 1 plus angle 2. It means sum of these two angle means angle 1 and 2 is angle A, C and B. So we write your 2 times angle A, C and B. तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। अब इस थ्योरम को जब हमने प्रूफ कर दिया तो अब हम कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे इसका यूज करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको हम थोड़ा जनरलाइज करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको प्रूविंग समझ में आ जाए। नाउ अब आपको पता हो गया कि किसी भी सर्किल में अगर कोई आर्क हम लेते हैं तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो अदर्स पार्ट के एंगल का डबल होता है। तब इसका मतलब क्या हुआ वो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, जैसे हमारे पास सर्किल है और ये इसका सेंटर है, और हमने एक आर्क ले लिया ए और एक आर्क ले लिया हमने एक आर्क हमने लिया ए बी, तो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा जैसे यहाँ पर बना और यहाँ पर बनेगा, सपोज ये एंगल आपको 100 डिग्री है, और इस पार्ट को छोड़ दें, मीन्स ये जो हमने आर्क कंसीडर किया है, जो हम आर्क कंसीडर करेंगे उसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट मीन्स ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। इस पर कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जैसे एक पॉइंट पी ले लिया, और पी को अगर हम ए से ज्वाइन करते हैं और पी को अगर हम बी से ज्वाइन करते हैं, तो अगर सेंटर का एंगल 100 डिग्री है तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा, मीन्स ये कितना होगा 50 डिग्री। अब रिमेनिंग पार्ट मीन्स इस पार्ट को छोड़ के बाकी कहीं पर भी कितने भी पॉइंट्स ले लो, जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया Q और उसको हम ज्वाइन कर दें ए से और फिर हम ज्वाइन करें बी से, तो ये जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा 50 डिग्री।
अगर हम इसी तरह से कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एस ले लेते हैं, और उसको अगर हम ज्वाइन करते हैं ए से, और यहाँ पर ज्वाइन करते हैं बी से, तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 डिग्री। अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर एम लेते हैं और उसको ए से ज्वाइन करते हैं, एम को ए से और एम को बी से, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 50 डिग्री। मीन्स रिमेनिंग पार्ट पर चाहे जितने भी पॉइंट ले लें, उन सभी की जो एंगल की वैल्यू होगी वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा। या फिर आपको रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल होगा और जो सेंटर का एंगल होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट के एंगल की वैल्यू आपको 30 डिग्री है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो ये इसका मतलब हुआ। ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल एस और एंगल एम, इन सभी को हम लोग बोलते हैं सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल। तो इससे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि सेम सेगमेंट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ये आपको नेक्स्ट थ्योरम है, उसको मैं अभी अप्रूव करना बताऊंगा। अब इसको थोड़ा सा और मतलब इसका समझते हैं। जैसे ये आपको सेंटर है O, तो अगर एंगल ए ओ बी 100 डिग्री है, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। आपको पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है, और अगर एंगल ए ओ बी की वैल्यू 100 डिग्री है, तो ये जो बाहर का जो एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 260 डिग्री। 360 में से 100 माइनस कर दें तो आपको ये मिल जाएगा कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो मेजर आर्क है, इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 260 डिग्री का बनेगा। अब अगर इस मेजर आर्क को हम कंसीडर करते हैं, तो मेजर आर्क को छोड़कर बाकी कहीं पर भी पॉइंट ले लें, मीन्स इस माइनर आर्क को कोई भी पॉइंट ले लें। जैसे मान लें कि हमने एक पॉइंट यहाँ पर A1 ले लिया और उसको ज्वाइन कर दें ए से और फिर बी से, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री का हाफ नहीं होगा, वो किसका हाफ होगा, 260 डिग्री का। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। अगर हम इसी तरह से कोई पॉइंट A2 ले लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं ए से, और फिर A2 को हम ज्वाइन करते हैं बी से, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 260 डिग्री का हाफ होगा। इसका मतलब कितना होगा, 130 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल अगर मेजर सेगमेंट में बनता है तो वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल अगर माइनर सेगमेंट में बनता है तो उन सभी एंगल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये इस थ्योरम का मतलब है, और इसी का हम क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी तरह से यूटिलाइज करेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपको कोई सर्किल दे दिया जाएगा, ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है, इसको O मान लेते हैं। ये आर्क ले लिया हमने AB, और एक आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और आपको ये एंगल गिवन होगा कि जैसे ये एंगल मान लीजिए कि 80 डिग्री है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाएगा P, और आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी जा सकती है कि आप बताइए कि ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल की वैल्यू निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो आर्क हमने लिया AB, इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, लेकिन ये सेम सेगमेंट, ये अदर्स पार्ट एंगल नहीं बन रहा है। अदर्स पार्ट तो ये होगा मेजर आर्क, तो इसका मतलब मेजर आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसका ये हाफ होगा। तो अदर मेजर पार्ट पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, आपको 360 में से 80 माइनस करना है। तो 360 में से अगर आप 80 को माइनस करोगे तो आपको बनेगा 280 डिग्री। अब ये जो एंगल बनेगा ये मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर बनेगा 280 डिग्री का। तो मेजर आर्क को छोड़ दिया जाए तो अदर्स पार्ट का मतलब माइनर आर्क पर एक पॉइंट क्या है, P है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो 280 डिग्री का हाफ होगा। इसका मतलब कितना होगा, 140 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये इस थ्योरम का मतलब है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमें बताता है कि सेम सेगमेंट्स एंगल्स आर इक्वल। मतलब जितने भी सेम सेगमेंट में एंगल्स बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या वो फिर मेजर सेगमेंट में एंगल बन रहे हो या फिर वो किस में बन रहे हो, माइनर सेगमेंट में। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले इसकी प्रूविंग की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको जनरलाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, और यहाँ पर हमने एक दो पॉइंट्स लिए हैं A और B। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो जब ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अगर हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें
तो सेंटर से ये एंगल बन गया। अगर हम इस पर कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड जॉइन सी टू ए एंड सी टू बी, and if you take another point, suppose this point is your D and join D to A and D to B, then we want to prove that angle C that is equal to angle D, because angle C and angle D are same segment angle, they are major segment angles. So we have to given, what we have to given, a circle with center O, एक सर्किल है जिसका सेंटर हमने क्या माना है, O है। नाउ टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी दैट इक्वल टू एंगल ए डी बी, हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर दिस प्रूफ टेक ए बी एज एन आर्क। ए बी को अगर हम आर्क मान दें, इसको आर्क माने, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा ए ओ बी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी दैट इक्वल टू, और इसी आर्क के द्वारा अदर्स पार्ट पर जो एंगल बनना है वो कौन सा एंगल बनना है, ए सी एंड बी। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर का एंगल अदर्स पार्ट के एंगल का क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब टू टाइप्स ऑफ एंगल ए सी बी। आप रीजन में लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाई an arc at center is double on remaining part. And this one is your equation number 1. Again, angle AOB is also two times of angle AD and B and same region. जो रीजन आपने ऊपर दिया है वही रीजन यहाँ पर भी होगा कि सेंटर का एंगल अदर्स पार्ट पर बने एंगल का क्या होता है, डबल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप देखो आपको क्या मिल गया कि इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स एंगल ए ओ बी, और यहाँ पर भी क्या एंगल ए ओ बी, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो दैट मीन्स टू एंगल ए सी बी दैट इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी। Now 2 is cancelled, so we will get angle ACB that equal to ADB and hence proved। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अब ये तो मतलब आपको थ्योरम हुआ कि अगर सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं तो वो सेम सेगमेंट के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब वो एंगल आपको मेजर सेगमेंट में बनते हैं तो वो सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जो अगर वो एंगल माइनस सेगमेंट में बनते हैं तो वो सभी के सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको हम कैसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरम का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, जैसे ये सर्किल है और इसका सेंटर हमने ओ मान लिया और हमने यहाँ पर एक सेगमेंट बना दिया ए बी, तो ये आपको माइनर सेगमेंट है और ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो अगर हम मेजर सेगमेंट में कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे एक पॉइंट पी ले लें और इसको ए से ज्वाइन कर दें और इसको फिर बी से ज्वाइन कर दें, यहाँ पर पॉइंट क्यू ले लें, अगर हम इसको ए से ज्वाइन करें और फिर बी से ज्वाइन करें, अगर हम एक पॉइंट आर ले लेते हैं और इसको ए से ज्वाइन किया और इसको बी से ज्वाइन किया, एक पॉइंट हम एस ले लेते हैं और इसको ए से ज्वाइन किया और बी से ज्वाइन किया, तो आप देख रहे हो एंगल पी क्यू आर एस, ये सभी के सभी एंगल्स आपको मेजर सेगमेंट में बनते हैं। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम इन सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर एक एंगल की वैल्यू सपोज यहाँ पर 50 डिग्री है तो एंगल क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। एंगल आर की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। और एंगल एस की वैल्यू भी कितनी होगी, 50 डिग्री होगी। अब आपसे जैसे अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें ओ से और बी से तो आपको ये एंगल पूछा जा सकता है। तो आपने पहला थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर का एंगल होगा वो अदर्स पार्ट के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 100 डिग्री होगा। इतना समझ आ गया। उसी तरह से आपको जो नीचे वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। अगर हम माइनर सेगमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स ले लें, जैसे पॉइंट एम ले लें और ए को एम से ज्वाइन कर लें,
और बी को एम से ज्वाइन करें, एक पॉइंट हमने एन ले लिया और ए को एन से ज्वाइन किया और बी को हम एन से ज्वाइन कर रहे हैं, एक पॉइंट हम टी ले ले रहे हैं और ए को टी से ज्वाइन कर रहे हैं और बी को टी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल एम, एंगल एन और एंगल टी ये माइनर सेगमेंट के एंगल है, तो इसका मतलब ये भी सेम सेगमेंट में। तो जितने भी सेम सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल एम, एंगल एन और एंगल टी इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम इसी को, जैसे यहाँ पर एंगल सेंटर का एंगल 100 है और आपसे पूछा है कि एंगल एम की वैल्यू क्या होगी, तो फिर आप थ्योरम नंबर 1 से देखेंगे। तो देखो ये आपको माइनर आर्क है और ये आपको मेजर आर्क है। तो इसका मतलब अगर माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 100 डिग्री बन रहा है, तो आप आसानी से मेजर आर्क पर बने एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 360 में से 100 को माइनस करके तो आपको मिलेगा कितना, 260 डिग्री। अब मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 260 डिग्री का बन रहा है और मेजर आर्क को छोड़ के अदर्स पार्ट मीन्स ये माइनर आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल एम बन रहा है, एंगल एन बन रहा है और एंगल टी बन रहा है। तो अगर ये एंगल 260 डिग्री है तो अभी आपने थ्योरम 1 में पढ़ा है कि जो अदर्स पार्ट का एंगल होगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा। इसका मतलब अगर ये 260 डिग्री है तो ये कितना होगा, 130 डिग्री। अगर आपको एंगल एम की वैल्यू पता हो गई कि 130 डिग्री है तो आप एंगल एन, एंगल टी की वैल्यू भी आसानी से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आपको थ्योरम में बोलता है कि सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 130 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 130 डिग्री। तो इस तरीके से इस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। जैसे ये सर्किल है और इसमें मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, जैसे क्वाड्रिलेटरल है ए, बी, सी और डी। तो आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी के जो वर्टिसेस हैं वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करें तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरह से बनाया होता, ये सर्किल है और एक क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरह से बना दिया, दिस इज योर ए, बी, सी एंड डी। तो आप इसमें देखो इस क्वाड्रिलेटरल में 3 वर्टिसेस ए, बी और डी तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं, लेकिन जो सी है तो फोर्थ वर्टेस वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। उसी तरह से अगर हमने दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्किल है और हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, सपोज वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल हियर। दिस इज और ए, बी, सी एंड डी। तो इस क्वाड्रिलेटरल के 3 वर्टिसेस ए, बी और डी वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं, लेकिन जो फोर्थ आपको वर्टिसेस है वो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई नहीं करता है, वो आउटसाइड में, इसलिए इसको भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसका प्रूविंग हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसका हम यूज समझेंगे कि उसका हम कैसे यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थ्योरम है हमारा, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मीन्स अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमें मान लीजिए कि बी है, तीसरा पॉइंट हमें मान लेते हैं कि यहाँ पर सी है और चौथा पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर डी है, और इसको ज्वाइन करते हैं, ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से और डी को ए से, तो यहाँ पर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो आपको गिवन क्या है, ए, बी,
सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर। ए बी सी डी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, आपको प्रूफ क्या करना है? थ्योरम में बोला है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। तो इसका मतलब हमें एंगल ए प्लस एंगल सी ये प्रूफ करना है कि कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी इनका सम कितना होगा? इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि आप इस साइक्लिक क्वाड्रेटर के किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ये सेंटर है, तो अगर मान लीजिए कि हम ए को ओ से ज्वाइन करते हैं, तो ए का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। तो हमें सी को ओ से ज्वाइन करना है। अब इस यहाँ पर एंगल बनता है, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल 1, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल मान लेते हैं 2। ए के अपोजिट जो एंगल बन रहा है बी, इसको हम 3 मान लेते हैं, और 2 के अपोजिट जो एंगल बन रहा है उसको हम 3 मान लेते हैं, सॉरी 4 मान लेते हैं। सो राइट ज्वाइन ओ टू ए एंड सी। आप ओ को ए से ज्वाइन करिए और ओ को किससे ज्वाइन करिए? सी से। नाउ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम इस आर्क को अगर हम कंसीडर करते हैं ए डी सी, इस वाले आर्क को हम कंसीडर करें, सो वी राइट टेक ए डी सी एज एन आर्क। इसको अगर हम आर्क मानते हैं तो देखो इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? ए ओ सी बनेगा। तो आपको पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसी आर्क के द्वारा अदर्स पार्ट पर, अदर्स पार्ट मीन्स इस पार्ट को छोड़ के, तो इस पार्ट को छोड़ के आप देखो कि एक एंगल बन रहा है ए बी सी बन रहा है, तो सेंटर का एंगल अदर्स पार्ट के एंगल का क्या होता है? डबल होता है। सो वी राइट हियर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल on remaining part of circle and एंगल AOC। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एंगल AOC, यहाँ पर एंगल AOC एंगल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम एंगल यहाँ पर 1 लिखेंगे, एंड 2 टाइम्स एंगल ABC यहाँ पर एंगल 3 से रिप्रेजेंट किया गया, तो हम यहाँ पर एंगल 3 लिखेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1। नाउ टेक अगेन, अब देखो आपने ADC को आर्क लिया था, अब हम इसको आर्क ले लेते हैं ABC को। अगर हम इसको आर्क लेंगे तो टेक ABC एज एन आर्क। तो अगर इस आर्क को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कौन सा एंगल बनेगा? AOC। यहाँ पर जो एंगल AOC बनेगा उसका मतलब एंगल 2 बनेगा। तो राइट हियर एंगल AOC दैट इज 2 टाइम्स, और इस आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा जो अदर्स पार्ट पर कौन सा एंगल बन रहा है? A D और C। सो राइट हियर एंगल ADC। यहाँ पर लिखेंगे सेम रीजन, जैसा रीजन आपने ऊपर लिखा वही रीजन यहाँ पर भी है। So we can write here angle AOC, that means here angle 2 that equal to 2 times angle 4, and this is your equation number 2. Now add equation 1 and 2, equation 1 और equation 2 को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करेंगे। देन अब यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 2, अगर इन दोनों का अगर हम सम निकालें तो आपको एक कंप्लीट एंगल बनेगा। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हम 2 का ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 का ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इक्वल टू 360 एन अपॉन 2, और 360 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा? 180 डिग्री। और एंगल 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ABC को। तो राइट हियर एंगल ABC। और एंगल 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
एंगल ए डी सी को, सो राइट योर एंगल ए डी एंड सी, सो दिस इज योर 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट एंगल डी ए बी एंड प्लस एंगल डी सी बी दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको प्रूविंग समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ये सेंटर है और आपको यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल इन्होंने बना दिया, जैसे हमने बना दिया यहाँ पर ए बी सी और डी। अब मान लीजिए कि यह एंगल आपको 110 डिग्री है, ये एंगल कितना है 110 डिग्री। तो आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप एंगल बी एंड प्लस 110 इक्वल टू 180 लिखेंगे। इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, तो आपको 70 डिग्री आएगा। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 70 डिग्री। अब इसमें और भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लो कि उन्होंने ज्वाइन कर दिया इसको सेंटर से ए को और सी को। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि जो एंगल 110 डिग्री है ए डी सी कितना है 110 डिग्री, तो आपको ये वाला एंगल पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ पर आपको थ्योरम नंबर 1 यूज होगा। देखो यहाँ पर अगर हम इस आर को लेंगे ए बी सी को, तो ए बी सी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ए ओ सी, अगर इसको हम एंगल 1 मानते हैं। और इसी आर के द्वारा अदर्स पार्ट मतलब इस पार्ट को छोड़ के अदर्स पार्ट क्या बचेगा ए डी सी बचेगा। तो इस पर एक एंगल बनना है ए डी और सी, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना है 110 डिग्री। इसका मतलब जो सेंटर का एंगल होगा वो अदर्स पार्ट के एंगल का डबल होगा। इसका मतलब अगर ये 110 डिग्री है तो इसकी वैल्यू एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, दिस इज योर ए बी सी एंड डी। अब आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अगर इसकी ए बी जो साइड है इसको हम प्रोड्यूस कर दें एम पॉइंट तक, तो अगर हम एम पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा। अगर हम इसको एंगल 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको एंगल 2 से और इसको एंगल 3 से, तो इसका मतलब 1 + 2 मीन्स यहाँ पर एंगल 1 + जो 2 है वो 180 डिग्री है। अब देखो ए एम जो है स्ट्रेट लाइन और इसके पॉइंट बी पर एंगल 2 और 3 जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एंगल 1 + एंगल जो 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 3 के, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। तो इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 3 के। तो अगर एंगल 2 से कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा उस साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको थ्योरम से रिलेटेड वो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ढेर सारा लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें जिससे दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।